अगर सबका रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो लड़की को विदा कर दो, मुझे और भी काम करने हैं। राघव मल्होत्रा ने गरीना से उन लोगों को देखा जो 1 करोड़ लेकर अपनी बेटी को उसके पागल भाई के विवाह में देने को तैयार हो गए थे। मानवी ने नम आंखों से अपने पिता को देखा और राघव की गाड़ी में बैठ गई। आपका भाई मुझे मारेगा तो नहीं? वो बेतरह डरी हुई थी। अपना मुंह बंद रखो मूर्ख लड़की। उसका लहजा ठंडा था। मेरा भाई पागल खाने में है। तुम्हारा विवाह मुझसे होगा और तुम आज से मेरा हक भी अदा करोगी, लेकिन दुनिया की नज़र में हमेशा मेरे पागल भाई की पत्नी रहोगी, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और उसकी गुलाबी होंठों पर नज़र पड़ते ही उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मानवी अपने कमरे के कोने में सिकड़ी हुई बैठी थी। दोनों हाथ एक दूसरे में इस शिद्दत से जकड़े हुए थे कि उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। आंसू लगातार उसके गालों पर बह रहे थे, मगर वो सिसकी तक दबाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल पहले उसकी माँ सिर्फ इतना कह कर गई थी कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा विवाह है। अब वो उस हमले से संभल भी नहीं पाई थी कि तुरंत बाद उसकी छोटी बहन दरवाज़ा बंद करके कांपती आवाज़ में वो सच बता गई थी जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। दीदी, वो लड़का पागल है। पापा ने 1 करोड़ रुपए लिए हैं, वो तुम्हें बेच रहे हैं। तब से वो अपने होश खो बैठी थी। कहने को उसकी बहन उसकी सगी नहीं थी, वो अपने पिता की संतान थी, मगर बचपन से जिस तरह मानवी ने उसे प्यार दिया था वो उसकी दीवानी हो चुकी थी। अपने पिता से बढ़कर वो अपनी बहन को चाहती थी। अभी वो इसी डर में बैठी हुई थी जब अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और शंकर जी अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में पिता जैसा प्यार नहीं बल्कि एक व्यापारी की निर्दयता थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अब ये रोना धोना ख़त्म करो, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहिए। ये रकम मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं व्यापार करूँगा, अपना घर बनाऊँगा और फिर तुम्हारी बहन की शादी भी करनी है। कब तक मैं इसी तरह सिसक सिसक कर जीता रहूँगा? बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तुम्हें पाल कर बड़ा किया है। तुम्हारी हर जिम्मेदारी एक पिता की तरह निभाई है। जहाँ मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए था, मैं वहाँ भी तुम्हारी खातिर खड़ा रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी है मेरा एहसान चुकाने की। मानवी लड़खड़ाते हुए उनके कदमों में बैठ गई। पापा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? शंकर जी ने झटके से उसका बाजू पकड़ा। मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं, उठो। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे किसी पागल के हवाले कैसे कर सकते हैं? मैं मानती हूँ आपका मुझ पर बहुत एहसान है। बचपन से आपने मुझे कभी अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन मैं आपकी संतान हूँ। अब इस तरह मेरे साथ जुल्म मत कीजिए। मेरी ज़िंदगी है ये, मेरी भी कोई ख्वाहिश है, कोई इज़्ज़त है। उसकी आवाज़ टूट गई। शंकर जी के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे लिए तुम सिर्फ एक ज़िम्मेदारी हो और आज वो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो रही है। नहीं पापा, प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते। भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए। वो उनके हाथ से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उन्होंने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। मानवी दर्द से चीख उठी। पापा, छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। जितना शोर मचाना है मचा लो। आज तुम्हारा विवाह होकर रहेगा और मैं इस विवाह को करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें गोली मारनी पड़ी तभी मार दूंगा और तुम्हारी लाश से ही उसका विवाह करवाऊंगा। तुम जानती नहीं हो मैंने अमीर होने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया है। अब अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इस मौके को किसी कीमत पर ज़ाया नहीं होने दूंगा। वह उसे तकरीबन घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आए। उसके कदम बार बार लड़खड़ाते रहे। वो फर्श पर गिरती संभलती फिर घसीटती जाती। आंगन में पहुंचते ही उन्होंने उसे बेदर्दी से धक्का दिया। मानवी ज़मीन पर बुरी तरह गिर गई। उसकी हथेलियां छिल गई थीं। जिस इंसान को हमेशा उसने पिता के रूप में देखा था, आज उसे व्यापारी के रूप में देखकर उसके पांव तले ज़मीन निकल गई थी। उसके दिमाग में गुमान भी नहीं था कि बालिग होने के बाद उसके साथ ऐसा जुल्म हो सकता है। अगर उसे पता होता तो वो कभी अपने बालिग होने की बात किसी को बताती ही नहीं। वो सिसकती हुई दोबारा उठने की कोशिश करने लगी, मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया। उसने रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखा जो कुछ कदम दूर खामोश खड़ी थी। माँ, प्लीज़, आप तो मेरी माँ हैं, आप पापा को समझाइए। मैं मर जाऊँगी, मुझे इस अजाब में मत धकेलिए। उसकी माँ ने नज़रें झुका लीं। होंठ हिले मगर आवाज़ नहीं निकली। मानवी घुटनों के बल चलती हुई उनके कदमों तक पहुँची। दोनों हाथ जोड़ दिए। माँ,
मैंने हमेशा आपकी बात मानी, कभी ज़िद नहीं की। आज पहली बार मांग रही हूँ, मुझे बचा लीजिए। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरी शादी किसी पागल से मत करवाइए। पापा सौतेले हैं, लेकिन आप तो मेरी सगी माँ है। खुदारा मुझ पर रहम कीजिए। मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। उसकी माँ की आंखों में नमी ज़रूर उभरी, मगर होंठ खामोश रहे। शंकर जी गुस्से से आगे बढ़े और मानवी को बाजू से पकड़कर दोबारा खड़ा कर दिया। बहुत ड्रामा हो गया, अब एक लफ्ज़ भी बोला तो ज़ुबान खींच लूँगा। मानवी हिचकियों में बोली, पापा 1 करोड़ रुपए मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। अगर मैं आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तभी यही करते। शंकर जी का चेहरा और सख्त हो गया। अपनी किस्मत पर शुक्र करो कि इतने पैसों में तुम्हारा रिश्ता हुआ है, वरना तुम जैसी लड़की को कौन पूछता। क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारा असली बाप जवारी था और उस पर रेप केस भी था। शुक्र अदा करो, वक्त के हिसाब से तुम्हें एक अमीर आदमी का रिश्ता मिल गया है। दिमागी संतुलन ख़राब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अल्फाज उसके दिल पर खंजर की तरह लगे। उसने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा। माँ, आप भी यही सोचती हैं? मैं वाकई इतनी बेकीमत हूँ? सुषमा देवी की पलकों से आंसू टपके, मगर वो फिर भी खामोश रही। इस खामोशी ने मानवी को अंदर से तोड़ दिया था। उसने आसमान की तरफ देखकर कांपती आवाज़ में कहा, हे भगवान, अगर आज मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे अपने पास बुला ले। मैं ये ज़िंदगी नहीं चाहती। शंकर जी ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और आंगन के बीच घसीटते हुए ले जाने लगे। मानवी चीखती रही, हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। हर चेहरा पत्थर बना खड़ा था, हर नज़र खामोश तमाशाई थी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। उसी लम्हे घर के मुख्य दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। इतनी अचानक और इतनी असरदार के आंगन में मौजूद हर शख्स चौंक कर उसी तरफ देखने पर मजबूर हो गया था। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया था। यकीनन लड़के वाले आ गए थे। शंकर जी की पकड़ भी बेइख्तियार ढीली पड़ गई, जबकि मानवी के आंसुओं में डूबी निगाहों में पहली बार उम्मीद की एक मध्यम सी किरण जाग उठी थी। इस बात से जान कि असली जुल्म शुरू हो चुका है। शंकर जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा शख्स पहली ही नज़र में अपनी वजाहत, पूरे तमाद अंदाज और रूपदार शख्सियत की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। राघव मल्होत्रा ने एक सरसरी सी नज़र आंगन में मौजूद लोगों पर डाली, फिर बिना किसी रस्मी तमहीद के अंदर कदम रख दिया। उसके पीछे काले लिबास में मलबूस कुछ मुहाफ़िज़ भी खामोशी से अंदर आ गए। पूरे आंगन पर एक अजीब सा सन्नाटा तारी हो गया। मानवी ने खौफज़दा नज़रों से उन सबको देखा। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। राघव ने एक लम्हे के लिए उसके आंसुओं में डूबी सूरत देखी, फिर अपने साथ खड़े आदमी की तरफ देखकर मुख्तसर सा इशारा किया। बैग। अगले ही लम्हे नोटों से भरा बड़ा बैग शंकर जी के सामने रख दिया गया। शंकर जी ने लरसते हाथों से जिप खोली। अंदर नोटों की गड्डियाँ देखते ही उनकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। राघव ने पुरसुकून लहजे में कहा, रकम पूरी है, गिनने की ज़रूरत नहीं। अब माहिदे के मुताबिक लड़की मेरे हवाले कर दीजिए और ये कागजात भी दस्तखत कर दीजिए। उसने एक फ़ाइल आगे बढ़ाई। इसमें साफ दर्ज है कि आज के बाद इस लड़की से आपका हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। आइंदा उसकी ज़िंदगी या मौत किसी भी मामले में आप कोई दावा नहीं करेंगे। शंकर जी ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। लाओ। उन्होंने फ़ौरन कलम उठाया और दस्तखत कर दिए। फिर फ़ाइल सुषमा देवी की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने भी बिना कुछ पूछे अपने दस्तखत कर दिए। मानवी ये मंज़र देखकर जैसे टूट गई। वो चीखती हुई उनकी तरफ लपकी, पापा ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा ना कीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इस तरह किसी के हवाले मत कीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने सुषमा देवी के पांव पकड़ लिए। माँ, आप ही रोक लीजिए, आप ही कह दीजिए कि ये सब झूठ है। प्लीज़ माँ, मुझे मत छोड़िए। सुषमा देवी ने बेबसी से एक लम्हा उसकी तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे अपना दामन उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। शंकर जी ने नागवारी से कहा, बस करो ये ड्रामा, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। मानवी की हिचकियाँ और तेज़ हो गईं। मैं बेकसूर हूँ, मुझे सज़ा क्यों दे रहे हैं? भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए। मैं किसी पागल की दुल्हन नहीं बनना चाहती। राघव ने गहरी सांस ली, जैसे इस शोर ने उसका सब्र आजमाना शुरू कर दिया हो। फिर सपाट लहजे में बोला, अगर रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो लड़की मेरे हवाले कर दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। शंकर जी ने तंजिया हंसी हंसी।
लड़की अब आपकी हो चुकी है। हमने अपना वादा पूरा कर दिया। बाप ने बेटी बेच दी। अब चाहे प्यार से ले जाएं या घसीट कर, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये अल्फाज सुनते ही मानवी की चीखें पूरे आंगन में गूंज उठी। नहीं, भगवान के लिए मुझे मत ले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राघव के एक मुहाफिज ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर राघव ने सरफात के हल्के से इशारे से उसे रोक दिया। फिर खुद आहिस्ता आहिस्ता मानवी के करीब आया। उसने मजबूती से उसकी कलाई थामी। मानवी ने फ़ौरन हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उसकी आवाज़ सिसकियों में गुम हो रही थी, मगर राघव के चेहरे पर कोई साफ तासुर नहीं था। वो खामोशी से उसे संभालते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मानवी बार बार रुकने की कोशिश करती, पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखती। माँ, एक बार रोक लीजिए, सिर्फ एक बार। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली थी। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने आखिरी बार खुद को पीछे खींचना चाहा, मगर राघव ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठने पर मजबूर कर दिया। वो रोती हुई सीट से लग गई। अगले ही लम्हे राघव भी दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गया। मुहाफिज अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। उधर आंगन में खड़े शंकर जी ने नोटों से भरा बैग दोबारा खोला, गड्डियों पर हाथ फेरा और मुतमईन मुस्कुराहट उनके होंठों पर फैल गई। सुषमा देवी ने भी फ़ाइल और रकम की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा सौदा जीत लिया हो, जबकि इसी सौदे की कीमत एक बेबस लड़की के आंसू और उसकी पूरी ज़िंदगी बन चुकी। दूसरी तरफ गाड़ी खामोशी से सड़क पर रवां थी। अगली सीट पर ड्राइवर पूरी तवज्जो से गाड़ी चला रहा था, जबकि उसके साथ राघव का खास आदमी बैठा था। पिछली सीट पर मानवी खुद में सिमटी बैठी थी। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। आंसू लगातार उसकी पलकों से फिसलकर उसके दुपट्टे पर गिर रहे थे। वो बार बार अपनी हिचकी दबाने की कोशिश करती, मगर नाकाम रहती। राघव खामोशी से खिड़की के पार देख रहा था, जैसे उसके रोने का उस पर कोई असर नहीं हो। कई लम्हे इसी खामोशी में गुजर गए। फिर मानवी ने हिम्मत करके लरसती आवाज़ में पूछा, जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो आपका क्या लगता है? राघव ने नज़रें उसकी तरफ मोड़ी। चंद लम्हे उसे खामोश देखा, फिर बेतासुर लहजे में बोला, मेरा भाई। मानवी का रंग और उड़ गया। उसने डरते हुए दोबारा पूछा, वो वही दिमागी मरीज़ है? राघव ने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ। उसकी सांस जैसे सीने में अटक गई। क्या वो मुझे मारेगा? सब कहते हैं वो पागल है, अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? राघव के होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। बेवकूफ़ लड़की, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। मानवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब? वो ज़रा पीछे टेक लगाकर बोला, हम मेरे फार्म हाउस जा रहे हैं और वहाँ तुम्हारा विवाह मेरे भाई से नहीं, मुझसे होगा। मानवी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? मगर आपने अभी कहा। मैंने जो कहा वो भी सच था, और जो अब कह रहा हूँ वो भी सच है। विवाह मुझसे होगा, लेकिन दुनिया के सामने तुम मेरे पागल भाई की पत्नी कहलाओगी। मानवी ने बेयकीनी से सर हिलाया। ये कैसे हो सकता है? राघव ने सपाट लहजे में जवाब दिया, इसलिए कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी ज़िंदा है। मेरा भाई इस वक्त मानसिक अस्पताल में है। मैं झूठ कह दूँगा कि तुम्हारा विवाह उससे हुआ है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से ये विवाह गुप्त रखा जाएगा। मानवी ने कांपते हुए पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? उसकी बात सुनकर वो बोला, हर हकीकत से इतनी जल्दी पर्दा नहीं उठाया जाता स्वीटहार्ट। विवाह के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी। वहाँ अगर मेरी पत्नी तुमसे कुछ पूछें तो सिर्फ इतना कहना कि तुमने उनके देवर से विवाह किया है। इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी नहीं। मानवी की समझ जैसे जवाब दे गई थी। वो बेबसी से उसे देखती रही। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग हैं कौन? मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसकी आवाज़ टूट गई थी। मेरी ज़िंदगी को इस तरह क्यों बदल रहे हैं? राघव ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बर्बाद मेरी ज़िंदगी हो रही है। वो रोते हुए बोली, मुझे कुछ तो बताइए, आखिर मेरा कसूर क्या है? राघव चंद लम्हे खामोश रहकर आहिस्तगी से बोला, तुम खामोश रहो और बस इतना समझ लो कि आज से तुम खरीदी जा चुकी हो। मानवी ने बेइख्तियार सर उठाया। उसकी आंखों में नाकाबिले यकीन दुख था। राघव ने बहुत सुकून के साथ अपनी बात मुकम्मल की। जिस चीज़ की कीमत अदा कर दी जाए उस पर हक खरीदार का होता है।
तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये हम तय करेंगे। तुम सवाल पूछने का अधिकार नहीं रखती हो। ये अल्फाज मानवी के दिल में किसी तेज़ धार खंजर की तरह उतरते चले गए थे। उसके होंठ कांपने लगे। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। उसकी आवाज़ बमुश्किल सुनाई दी, मगर राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा खामोशी से सामने देखने लगा। मानवी ने टूटे हुए दिल के साथ अपना सर झुका लिया। उसकी हिचकियाँ फिर बुलंद होने लगी थीं। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे एक ही दिन में उसे उसका घर, उसकी पहचान, उसके अपने लोग और उसकी पूरी ज़िंदगी छीन ली गई हो। और अब उसके पास सिर्फ आंसू बाकी रह गए थे, जिन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं था। एक लंबी मसाफत तय करने के बाद फार्म हाउस के लाउंज में कदम रखते ही मानवी की नज़रें बेइख्तियार हर तरफ घूमने लगी थीं, मगर उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। चंद घंटे पहले उसे बताया गया था कि उसकी शादी एक दिमागी मरीज़ शख्स से कर दी जाएगी, मगर यहाँ आने के बाद हर बात बदल चुकी थी। राघव मल्होत्रा पूरी संजीदगी, मुकम्मल होशहवास और वक़ार के साथ उसके सामने खड़ा था और खुद कह चुका था कि विवाह उससे होगा, जबकि दुनिया उसे उसके भाई की पत्नी समझेगी। ये ऐसा तज़ाद था जिसे उसका जहन कबूल ही नहीं कर पा रहा था। वो बेजान कदमों से चलती हुई सोफ़े के करीब आकर रुक गई। उसकी आंखें लगातार नम थीं। सामने चंद गवाह, पंडित जी और राघव खामोशी से बैठ गए थे। पंडित जी ने नर्म लहजे में उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, पहले एक ज़रूरी बात पूछनी है। हमारे शास्त्रों में विवाह रजामंदी के बगैर नहीं होता। मुझे साफ साफ बताइए, क्या आप पर किसी तरह का दबाव है? अगर आप इनकार करना चाहें तो बिला झिझक कह सकती हैं। ये सुनते ही मानवी की पलकों पर ठहरे आंसू फिर बहने लगे। उसने बेइख्तियार राघव की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की लर्जिश को छुपाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, नहीं। इसे एक लफ्ज़ के साथ उसका गला भर आया, जैसे वो अपने अंदर का सारा दर्द निगलने की कोशिश कर रही हो। पंडित जी ने चंद लम्हे उसके चेहरे को देखा, फिर राघव की तरफ मतवज्जे हुए। आप भी अपनी रजामंदी की तस्दीक कर दें। राघव ने नहायत मुतवाज़िन लहजे में जवाब दिया, जी, मैं अपनी मुकम्मल रजामंदी से ये विवाह कर रहा हूँ। पंडित जी ने इस बात में सर हिलाया, विवाह पत्र सामने रखा और दोबारा मानवी की तरफ रुख किया। बेटी, गौर से सुन लीजिए। मानवी पुत्री शंकर जी, आपका विवाह राघव मल्होत्रा पुत्र नरेश मल्होत्रा से मुकर्ररा रीति रिवाज के तहत किया जा रहा है। क्या आपको ये विवाह मंजूर है? मानवी के होंठ कांपने लगे। उसने आंखें बंद कर लीं। चंद आंसू उसके गालों से ढलक गए। फिर निहायत टूटी हुई आवाज़ में वो बोली, मंजूर है। पंडित जी ने दोबारा वही अल्फाज दोहराए, मानवी पुत्री शंकर जी, क्या आपको ये विवाह मंजूर है? उसने हिचकी रोते हुए दूसरी बार कहा, मंजूर है। तीसरी मर्तबा सवाल दोहराया गया तो उसकी आवाज़ और बढ़ गई, मगर उसने फिर भी कहा, मंजूर है। लाउंज में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। पंडित जी ने विवाह पत्र उसकी तरफ बढ़ाया। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। मानवी ने कलम पकड़ा तो उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थी कि चंद लम्हे कलम कागज़ पर ठहर ही नहीं सका। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार लरसते हाथ से अपने दस्तखत कर दिए। इसके बाद विवाह पत्र राघव के सामने रखा गया। पंडित जी ने रस्मी अंदाज में पूछा, राघव मल्होत्रा पुत्र नरेश मल्होत्रा, मुकर्ररा रीति रिवाज के तहत आपको ये विवाह मंजूर है? राघव ने ठंडी निगाहों से उनकी तरफ देखा और साफ पुरसुकून लहजे में कहा, मंजूर है। दूसरी बार सवाल हुआ तो उसने उसी संजीदगी से जवाब दिया, मंजूर है। तीसरी मर्तबा भी उसकी आवाज़ में ना हिचकिचाहट थी ना इस्तराब। मंजूर है। उसने विवाह पत्र अपने सामने खींचा, बिना किसी तरद्दुद के दस्तखत किए और कलम वापस रख दिए। पंडित जी ने दोनों के लिए आशीर्वाद दिया। गवाहों ने दस्तावेज़ पर अपने दस्तखत किए और यूं चंद रस्मी अल्फाज के साथ विवाह की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। मानवी खामोश बैठी रही। उसकी निगाह कभी अपने दस्तखतों पर ठहरती, कभी राघव के नाम पर। एक ही लम्हे में उसकी ज़िंदगी का रुख बदल चुका था, मगर इस नए रिश्ते की हकीकत अब भी उसके लिए एक ऐसी गुत्थी थी जिसे कोई गिरा अभी तक नहीं खुली थी। विवाह मुकम्मल होने के बाद वो उसे लिए बेंगलोर की तरफ बढ़ गया। गाड़ी मल्होत्रा बंगले के पोर्च में आकर रुकी तो चंद लम्हों तक कोई दरवाज़ा ना खुला। मानवी खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। उसकी आंखें रोने से सूज चुकी थीं। राघव ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखे बगैर संजीदा लहजे में बोला, अंदर जाने से पहले एक बात अच्छी तरह सुन लो। मेरी पत्नी के सामने सिर्फ सर हिलाना, न बहस करना, न सफाइयाँ देना, न फालतू सवाल करना।
वो बहुत कुछ कहेगी लेकिन तुम खामोश होगी। मानवी ने कोई जवाब न दिया, न इस बात में सर हिलाया न इनकार किया, जैसे अल्फाज उसके वजूद से हमेशा के लिए छिन चुके हों। राघव ने चंद लम्हे उसके बेजान चेहरे को देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अगले ही लम्हे वो भी खामोशी से उसके पीछे चल दी। दोनों मेन हॉल में दाखिल हुए तो दरमियान में एक व्हील चेयर रखी थी जिस पर अधेड़ उम्र की एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बीमारी की थकन से जर्द पड़ चुका था, मगर आंखों में अजीब सी सख्ती और इख्तियार की चमक थी। मानवी की निगाह बेइख्तियार पहले उस औरत पर गई, फिर उसके साथ खड़े राघव पर ठहर गई। वो हैरान रह गई। एक तरफ जवान, वजी, पुरकशिश और मजबूत शख्सियत का मालिक राघव था, दूसरी तरफ उम्र रसीदा और कमज़ोर सी औरत। उसके जहन में एक और सवाल जन्म ले चुका था, मगर वो खामोश रही। राघव धीमी आवाज़ में बोला, ये मेरी पत्नी है। औरत ने दोनों को करीब आते देखा तो उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। उसने नज़रें मानवी पर जमाए रखी और फिर राघव से बोली, तो आखिरकार हो गया इसका विवाह मेरे पागल देवर के साथ? राघव ने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ हो गया। औरत ने गर्दन ज़रा सी टेढ़ी की और मानी की इस अंदाज में हंसी। अगरचे विवाह करवाने की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, मगर रस्म पूरी करना भी ज़रूरी था। राघव ने बेतासुर लहजे में कहा, जो फ़ैसला था वो हो चुका है। औरत ने व्हीलचेयर के हाथे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, राघव तुम जानते हो मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं बरसों से तुम्हें वो वैवाहिक ज़िंदगी नहीं दे सकी जिसके तुम हकदार थे। जिस्म मेरा साथ नहीं देता, इसलिए ये इंतज़ाम करना पड़ा। उसने मानवी को सर से पांव तक देखा, जैसे किसी इंसान को नहीं बल्कि खरीदी हुई चीज़ को परख रही हो। फिर धीरे से बोली, अब मेरे पति की ज़रूरतें यही पूरी करेगी। आखिर 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं हमने इस पर। ये अल्फाज सुनते ही मानवी के वजूद में जैसे सनसनी दौड़ गई। उसने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो कानूनी तौर पर राघव की पत्नी थी, मगर इस रिश्ते में उसे पत्नी होने का कोई हक हासिल नहीं था। वो सिर्फ एक राज थी, एक नामालूम माहिदा, एक खामोश सौदा। औरत ने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, ए लड़की। मानवी ने फ़ौरन सर उठाया, मगर नज़रें ज़मीन पर ही रखीं। अपनी हैसियत कभी मत भूलना। इस घर में तुम्हारी औकात 2 कौड़ी से ज़्यादा नहीं। तुम यहाँ इज़्ज़त लेने नहीं आई, सिर्फ एक मकसद के लिए लाई गई हो। मानवी की पलकों से एक आंसू टूटकर नीचे गिर गया, मगर उसने ज़बान नहीं खोली। औरत ने ठंडे लहजे में बात जारी रखी, तुम सिर्फ मेरे पति के लिए सुकून का एक ज़रिया हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कभी तुमने अपनी हद भूलने की कोशिश की, अगर मेरी इजाज़त के बगैर एक कदम भी उठाया या इस घर के किसी राज तक पहुंचने की कोशिश की, तो याद रखना तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगोगी। मानवी ने खामोशी से सर झुका दिया। उसके कान हर लफ्ज़ सुन रहे थे, मगर जैसे उसका दिल सुनने से इनकार कर चुका था। राघव एक तरफ खामोश खड़ा सब देखता रहा। न उसने अपनी पत्नी की बात काटी, न मानवी का बचाव किया, लेकिन उसकी आंखों में एक लम्हे को अजीब सी सख्ती उभरी, जैसे हर जुमला उसे भी नागवार गुजर रहा हो। फिर वो कैफियत उतनी ही खामोशी से गायब भी हो गई। उसने सिर्फ एक लम्हे के लिए मानवी की तरफ देखा, आंसुओं से भीगा वो चेहरा, लरसते हाथ और मुकम्मल खामोशी। न जाने क्यों इस मंज़र ने उसके अंदर किसी ऐसी कैफियत को जगा दिया था जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था। दूसरी तरफ व्हीलचेयर पर बैठी औरत, जिसके तासुरात बता रहे थे कि उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया। मानवी खामोशी से बेड के किनारे बैठी थी। उसकी नज़रें फ़र्श पर जमी हुई थी, जबकि आंसू कब के सूख चुके थे। बाज़ औक़ात दुख इतना बढ़ जाता है कि रोना भी साथ छोड़ देता है, और वो इसी कैफियत में बैठी थी। उसके जहन में एक के बाद एक मंज़र उभर रहा था। 5 साल की उम्र में अपने पिता का अंतिम संस्कार, फिर माँ की दूसरी शादी, एक ऐसा सौतीला पिता जिसने कभी उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा था, लेकिन वो हर त्यौहार, हर जन्मदिन, हर खुशी पर यही उम्मीद लगाए रखती थी कि शायद आज वो उसे बेटी मान ले। मगर आखिरकार उसी शख्स ने 1 करोड़ रुपए के एवज़ उसे किसी और के हवाले कर दिया था। आज वो कानूनी तौर पर एक शख्स की पत्नी थी, लेकिन इस रिश्ते को अपना नाम तक नहीं दे सकती थी। वो उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और राघव मल्होत्रा अंदर दाखिल हुआ। उसने चंद लम्हे खामोशी से मानवी को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया और बेड के दूसरे किनारे बैठ गया।
दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छा गई थी। ना मानवी ने सर उठाया, ना राघव ने फ़ौरन कुछ कहा। कई लम्हों बाद राघव की संजीदा आवाज़ उभरी, मुझे तुमसे अपना हक चाहिए। मानवी ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी सुर्ख आंखों में दर्द के साथ अजीब सी बेजारी भी थी। वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसे लोगों को हक नहीं चाहिए होता। ऐसे लोग अपनी पत्नी को रौंदने आते हैं, फिर उसे हक का नाम दे देते हैं। राघव के चेहरे के तासुरात में मामूली सी सख्ती आई, मगर वो खामोश रहा। मानवी ने लरजती आवाज़ में बात जारी रखी, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वो माफ़ी के काबिल भी नहीं। राघव ने बगैर किसी नरमी के जवाब दिया, मैं माफ़ी मांग कब रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। मानवी की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मुझे आपसे माफ़ी की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद थी कि शायद आप मुझे इंसान समझेंगे। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर आप दुनिया से ये बात क्यों नहीं कह सकते? आखिर क्यों मुझे किसी और के नाम से जीना होगा? राघव ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, हर सवाल का जवाब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। मानवी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। ज़रूरत है, क्योंकि सज़ा मुझे मिल रही है। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर उसने आहिस्ता से कहा, आप बार बार कहते हैं कि मैं ख़रीदी हुई दासी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं आपकी आंखों में देखती हूँ तो महसूस होता है कि आप वो इंसान नहीं हैं जिसका किरदार आप निभा रहे हैं। राघव के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। क्या मतलब है तुम्हारा? मानवी ने बगैर नज़रें हटाए जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे आपके चेहरे के पीछे कोई और चेहरा छुपा हुआ है। आप उस औरत के पति ज़रूर हैं, मगर सिर्फ पति नहीं, आपके अंदर कोई और राज है, कोई ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपा रहे हैं। आप खुद भी वैसे नहीं हैं जैसे दिखाई देते हैं। एक लम्हे के लिए राघव के चेहरे का सुकून टूट गया, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। वो ज़रा आगे झुका और निस्बतन सख्त लहजे में बोला, बस बहुत हो गया, तुम अपनी हद में रहो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे बारे में फ़ैसले करो या मुझे समझने की कोशिश करो। मानवी ने उसकी आवाज़ में पहली बार बेचैनी महसूस की। उसने खामोशी से नज़रें झुका लीं और धीमी आवाज़ में कहा, मैं फ़ैसले नहीं कर रही, सिर्फ वो देख रही हूँ जिसे शायद आप खुद भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। राघव ने कोई जवाब ना दिया। उसने चंद लम्हे मानवी को खामोशी से देखा, फिर नज़रें दूसरी तरफ मोड़ लीं। कमरे में फिर खामोशी उतर आई। चंद लम्हे बाद वो खुद को संभाल चुका था और उसे देखते हुए बोला, पत्नी हो तुम मेरी, हक अदा करो। ये कहकर उसने बिना उसे समझने का मौका दिए अपनी कुर्बत में उसे जकड़ लिया था। उसे समझाए बगैर अपनी मर्ज़ी थोपनी शुरू कर दी थी। वो मज़ाहमत करना चाहती थी, उसे ये सब करने से रोकना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे वो अपनी हद पार कर रहा था और वो किसी मोम की पुतली की तरह उसकी हर सख्ती सह रही थी, इस बात से अनजान कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही है वही उसका सबसे बड़ा मसीहा है। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। सुबह 9 बजे राघव ने उसे जगा दिया था और उसे तैयार करके किसी के भी इल्म में लाए बगैर उसे गाड़ी में बिठाकर खुद सवार हो गया था। और अब गाड़ी एक नहायत खूबसूरत और पुरवकार बंगले के पोर्च में आकर रुकी थी। मानवी खामोशी से बैठी खिड़की के पार देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के निशान थे, जैसे एक ही रात में बरसों की थकन उसके चेहरे पर उतर आई हो। वो अभी तक गुज़िश्ता रात के वाक़यात को समझने की कोशिश कर रही थी। विवाह, मल्होत्रा बंगला और पुरस्कार औरत, फिर राघव, सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। राघव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पुरसुकून लहजे में बोला, उतर जाओ। वो खामोशी से बाहर आ गई। सामने फैला हुआ वसी और अरीज़ बंगला देखकर उसने हैरत से इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। चंद लम्हे बाद धीमी आवाज़ में बोली, ये जगह। राघव ने पहली बार नर्म सी नज़र उस पर डाली और बोला, ये मेरा घर है, अपनी मेहनत से बनाया हुआ। मानवी बेख्तियार बोली, तो फिर कल रात हम जिस बंगले में थे वो किसका था? राघव ने मुख्तसर जवाब दिया, वो उस औरत का घर है जो दुनिया के सामने मेरी पत्नी है। इस एक जुमले ने मानवी के जहन में फिर कई सवाल जगा दिए, मगर उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। राघव ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, आओ तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। मानवी चौंकी, आपकी माँ? मगर जवाब देने की बजाय वो अंदर दाखिल हो गया।
वो भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। लाउंज में दाखिल होते ही एक बावकार खातून सोफे पर बैठी दिखाई दी। सफ़ेद लिबास, पुरसुकून चेहरा और आंखों में अजीब सी शफ़क़त थी। राघव उनके करीब जाकर रुका और नहायत सादगी से बोला, माँ, ये मानवी है, मेरी पत्नी। कौशल्या देवी चंद लम्हे साकित रही, फिर जैसे उन्हें अपनी सुनवाई पर यकीन न आया हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी पत्नी? अगले ही लम्हे वो खुशी से खड़ी हो गई और मानवी के करीब आकर उसे प्यार से गले लगा लिया। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे राघव ने शादी कर ली, और वो भी इतनी मासूम, इतनी प्यारी बच्ची से। मानवी इस गैर मुतवक्के मोहब्बत पर हैरान रह गई। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इस तरह अपने सीने से कब लगाया था। राघव खामोशी से दोनों को देखता रहा, फिर मुख्तसर सा बोला, माँ, मुझे कुछ काम है, आप बात करें, और बगैर किसी वजाहत के सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कौशल्या देवी ने मानवी का हाथ थामा और अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। उन्होंने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर नरमी से बोली, तुम्हें पता है, मुझे राघव की शादी करवाने का इतना शौक़ था, और आज जब ये शौक़ पूरा हुआ है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम तो राघव ने बता दिया, लेकिन अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करती हो? मानवी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं करती। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए घर में ही रहती थी। कौशल्या देवी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। तालीम सिर्फ़ किताबों से नहीं होती बेटा, तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू और अखलाक बता रहे हैं कि तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। फिर उन्होंने शफ़क़त से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सवाल सुनते ही मानवी की पलकें झुक गईं, गला भर आया। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद उसने बमुश्किल कहा, कोई नहीं। कौशल्या देवी के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे मांद पड़ गई। उन्होंने फ़ौरन उसे दोबारा अपने गले से लगा लिया और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा दोबारा कभी मत कहना। आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। मुझे अपनी माँ समझो। जितना प्यार मेरे नसीब में अपनी बेटी के लिए लिखा था, वो सब तुम्हें दूंगी। मानवी की आंखें फिर भीग गईं, मगर इस बार इन आंसुओं में दर्द के साथ एक अनजानी सी अपनायत भी शामिल थी। कौशल्या देवी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोली, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी मेरे राघव से बदगुमान मत होना। वो बहुत कम बोलता है, बहुत कुछ अपने अंदर छुपा लेता है। मुझे नहीं मालूम वो आजकल किस आजमाइश से गुज़र रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरा बेटा दिल का बहुत साफ़ है। उसने ज़िंदगी में कभी किसी बेगुनाह के साथ जानबूझकर जुल्म नहीं किया। अगर आज वो किसी ऐसी राह पर चल रहा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो जल्दी फ़ैसला मत करना। उसका साथ देना, उस पर भरोसा रखना। मुझे यकीन है एक दिन वो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। मानवी खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। उसके जहन में गुज़श्ता रात के सख्त अल्फाज गूंज रहे थे, और सामने बैठी माँ अपने बेटे की ऐसी तस्वीर बयान कर रही थी जो उसने अब तक देखी ही नहीं थी। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि शायद राघव मल्होत्रा की ज़िंदगी में वाकई कोई ऐसा राज छुपा है जिसे वो दुनिया से ही नहीं, खुद अपने घर वालों से भी बचाए हुए है। उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा है, और वही चेहरा उसे अब तलाश करना था। हर हाल में आखिर वो कौन था, उसका राज क्या था? जबकि कौशल्या देवी उसे ऐसी बातें कर रही थी जैसे उनकी पहली बार नहीं, बल्कि कई बार उससे मुलाकात हो चुकी हो। धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी थी जब वो दोनों दोबारा गाड़ी में बैठे। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा था। मानवी खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसके जहन में कौशल्या देवी की हर बात बार बार गूंज रही थी। वो लगातार यही सोच रही थी कि आखिर एक ही इंसान के बारे में इतनी मुतज़ाद बातें कैसे सच हो सकती हैं। एक तरफ वो शख्स था जिसने उसे खरीदी हुई दासी का, दूसरी तरफ एक माँ थी जो पूरे यकीन से कह रही थी कि उसका बेटा कभी किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं कर सकता। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि गाड़ी एक बड़े मानसिक संस्थान के सामने आकर रुक गई। राघव खामोशी से उतरा, दूसरी तरफ आकर उसके लिए दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से बोला, आओ। मानवी भी खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। राघव ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे उसे किसी अनजाने खौफ से महफूज रखना चाहता हो। कई गलियारे पार करने के बाद वो एक वार्ड में दाखिल हुए। कमरे के दरमियान एक नौजवान गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर दवाओं के असर से उसे बेहस बना दिया था। मानवी ने हैरत से उसे देखा, फिर सवालिया नज़रों से राघव की तरफ मुड़ी। राघव ने करीब रखी कुर्सी खींच की और बैठ गया। उसने इशारे से मानवी को भी बैठने को कहा। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे।
फिर राघव ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में देखकर बोला, आज मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मानवी चौंक कर सीधी हो बैठी। राघव ने उसे सोए हुए नौजवान की तरफ इशारा किया। सबसे पहले ये मेरा भाई नहीं है। मानवी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? लेकिन आपने तो, मैं जानता हूँ मैं क्या कहा था, मगर वो झूठ था। उसने आहिस्ता बात जारी रखी। और एक झूठ और भी था। तो मुझे जिस हैसियत से जानती हो, मैं भी वो नहीं हूँ। मानवी की आवाज़ कांप गई। फिर आप हैं कौन? राघव चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैं कोई व्यापारिक शख्सियत नहीं हूँ। मेरी असली पहचान एक गुप्त पुलिस अधिकारी की है। कई बरसों से एक निहायत खतरनाक जुर्म पेशा नेटवर्क के खिलाफ गुप्त कार्रवाई कर रहा हूँ। मानवी ने बेयकीनी से उसे देखा। राघव ने संजीदगी से बात जारी रखी। जिस औरत को तुमने मेरे घर में देखा वो आम औरत नहीं, वो एक संगठित जुर्म पेशा गिरोह की मुखिया है। बरसों से कानून उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार वह बच निकलती थी। वो चंद लम्हे रुका, फिर उस नौजवान की तरफ देखते हुए बोला, उस औरत को मानसिक रोगियों से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि उसका अपना बेटा इसी बीमारी में मुब्तला था और बाद में दुनिया से चला गया। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनी। इस कमज़ोरी तक पहुंचने के लिए हमें एक तवील गुप्त योजना बनानी पड़ी, और इसी योजना के दौरान मेरी उससे शादी हुई ताकि मैं उसके करीब रहकर उसके जुर्म को सबूत इकट्ठा कर सकूं। मानवी खामोशी से सुनती रही। राघव की आवाज़ में पहली बार थकन नुमाया थी। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, मगर फिर उसने अचानक फ़ैसला किया कि इस नौजवान की शादी करवा दी जाए ताकि उसकी देखभाल करने वाला कोई हो। जब उसने तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसने तुम्हें पसंद कर लिया। उसने नज़रें झुका लीं। सच कहूँ तो मैं उस दिन पहली बार खौफज़दा हुआ। मुझे लगा एक मासूम लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये होने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने फ़ैसला बदल दिया और तुमसे खुद विवाह कर लिया। मानवी की आंखों में आंसू उतर आए। तो ये सब इसीलिए था? राघव ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, तुम्हें धोखे में रखना मेरी मजबूरी थी, मगर हमेशा के लिए नहीं। कल तुमने मुझे और मैंने तुम्हें मुकम्मल किया था। मैं इस रिश्ते की और तौहीन नहीं कर सकता, इसलिए आज हर सच तुम पर ज़ाहिर कर दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज दूसरों से सुनो। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, मेरे पास अभी इस औरत के खिलाफ तकरीबन तमाम सबूत मौजूद हैं। बस आखिरी मरहला बाकी है। जब यह कार्रवाई मुकम्मल होगी तो वो कानून के सामने जवाबदेह होगी। उस वक्त तक मुझे तुम्हारे एतमाद की ज़रूरत है। मानवी ने धीरे से पूछा, आपकी माँ, क्या वो सब जानती हैं? राघव के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। माँ को सिर्फ इतना मालूम है कि मैं पुलिस में हूँ, लेकिन मेरी असली जिम्मेदारी और ये गुप्त मिशन वो भी नहीं जानती। उनकी हिफाजत के लिए ये बेहतर है। मानवी ने खामोशी से दोबारा उस नौजवान की तरफ देखा जो दवाओं के असर में बेखबर सो रहा था। फिर आहिस्ता से बोली, मैंने कल रात आपकी आंखों में देखकर कहा था कि आप वो नहीं हैं जो नज़र आते हैं। शायद मेरा दिल सही कह रहा था। राघव ने पहली बार उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। अब तुम हकीकत जान चुकी हो। मैं तुमसे सिर्फ एक वादा मांगता हूँ, जब तक ये मिशन ख़त्म नहीं होता मेरे साथ नहीं छोड़ोगी। मानवी ने कोई फौरी जवाब न दिया। उसने सिर्फ खामोशी से उस सोए हुए नौजवान को देखा, फिर राघव की तरफ नज़रें उठाईं। उसकी आंखों में अभी भी बेशुमार सवाल थे, मगर पहली बार इन सवालों के साथ खौफ से ज़्यादा एतमाद की एक मध्यम सी किरण भी दिखाई दे रही थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया। रात गहरी हो चुकी थी। मानवी अपने कमरे में खामोश बैठी सामने दीवार को देख रही थी, मगर हकीकत में वो कुछ भी नहीं देख रही थी। पूरा दिन उसके जहन में एक उलझी हुई गुत्थी की तरह घूम रहा था। उसे बताया गया था कि वो 1 करोड़ में खरीदी जा चुकी है, पर कहा गया कि दुनिया उसे एक मानसिक रोगी की पत्नी समझेगी, जबकि हकीकत में उसका पति कोई और होगा। और अब उसे मालूम हुआ था कि राघव मल्होत्रा दरअसल एक गुप्त पुलिस अधिकारी है और उसकी पूरी ज़िंदगी एक खतरनाक मिशन का हिस्सा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन तमाम चेहरों में असली चेहरा कौन सा है। वो उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर अंदर आया और अदब से बोला, मालकिन साहिबा, आपको नीचे डाइनिंग हॉल में बुलाया गया है। मानवी ने खामोशी से सर हिलाया, दुपट्टा ठीक किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल के साइड पर निर्मला देवी पूरी शान से बैठी थी। उनके दाईं तरफ राघव खामोशी से बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई तासुर नहीं था। मानवी करीब जाकर धीमी आवाज़ में बोली,
नमस्ते। निर्मला देवी ने जवाब देने की बजाय सिर्फ हाथ के इशारे से सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। मानवी खामोशी से बैठ गई। चंद लम्हों तक निर्मला देवी उसे खामोश नज़रों से देखती रही। फिर उनके होंठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट उभरी। लगता है आज मेरे पति तुम्हें बाहर ले गए थे, इसीलिए तुम्हारे दिल में कुछ नई उम्मीदें पैदा हो गई हैं। मानवी ने नज़रें झुका लीं और खामोश रही। निर्मला देवी ने कदरे सख्त लहजे में कहा, अपनी जहन में एक बात हमेशा के लिए बैठा लो, इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक दासी की है। अपने मकाम को कभी भूलने की कोशिश मत करना। मानवी के हाथ बेख्तियार एक दूसरे में उलझ गए, मगर उसने ज़बान ना खोली। निर्मला देवी ने बात जारी रखी, आज अगर वो तुम्हें अपने साथ ले गए थे तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम खुद को इस घर की मालिकिन समझने लगो। तुम्हारी हैसियत वही रहेगी जो पहले दिन थी। मानवी ने बेइख्तियार एक नज़र राघव की तरफ उठाई। वो खामोश बैठा था, मगर उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए संजीदगी उभरी। उसने नहायत हल्के से सर के इशारे से मानवी को खामोश रहने का इशारा किया था। मानवी ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। निर्मला देवी ने पानी के ग्लास मेज़ पर रखते हुए कहा, कल सुबह मेरा देवर यहाँ आएगा। वो कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारेगा। तुम उसकी ज़रूरतों और आराम का ख्याल रखोगी। वो मानसिक तौर पर कमज़ोर है, इसलिए उसके साथ नरमी से पेश आना। किसी भी तरह की बदतमीज़ी या बेरुखी मुझे पसंद नहीं आएगी। उनके लहजे में हुक्म नुमाया था। मानवी ने कोई जवाब न दिया। निर्मला देवी ने और कहा, मैं नहीं चाहती कि उसे ये महसूस हो कि उसके साथ कोई अजनबी है। तुम्हारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो खुद को महफूज और मुतमईन समझे। मेरी हिदायत के ख़िलाफ़ एक कदम भी उठाए तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। पूरे वक्त राघव खामोश रहा। उसके हाथ मेज़ पर रखे थे, मगर उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पर दबाव डाल रही थीं, जैसे वो अपने अंदर किसी रद्द अमल को रोकने की कोशिश कर रहा हो। सामने बैठी लड़की उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी को किसी और के हवाले किए जाने की बात हो रही थी, और यही चीज़ उसे आग लगा रही थी। मानवी ने एक लम्हे के लिए दोबारा उसकी तरफ देखा। इस बार भी उसने सिर्फ इतना ही इशारा किया कि सब्र करो और खामोश रहो। मानवी ने अपनी तमाम उलझने, सवाल और एहतजाज दिल में दफन कर दिए थे। वो खामोशी से बैठी रही, मगर अब उसे पहले से ज़्यादा शिद्दत से महसूस होने लगा था कि ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि राज़ों, हुक्मों और खामोशियों का कैद खाना है, जहाँ हर शख्स एक किरदार अदा कर रहा है और असली हकीकत अभी पर्दों के पीछे छुपी हुई है। अगले दिन दोपहर होने को आई थी। मानवी सुबह से उसी कमरे में खामोश बैठी थी। हर गुज़रता लम्हा उसके दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ कर रहा था। निर्मला देवी की गुज़िश्ता रात की बातें बार बार उसके जहन में गूंज रही थी कि मेरा देवर आएगा, उसकी ज़रूरतों और आराम का ख्याल रखना। उसका मतलब वो बहुत अच्छे से समझ गई थी। चंद लम्हे मज़ीद गुज़रे और दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक गई थी। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और दो नौकर एक नौजवान को सहारा देते हुए अंदर आए। मानवी ने बेइख्तियार उसे पहचान लिया था। ये वही नौजवान था जिसे कल उसने मानसिक अस्पताल में बिस्तर पर गहरी नींद में देखा था। आज वो अपने कदमों पर चल रहा था, मगर उसकी चाल गैर मुतवाज़िन थी। हाथ अजीब अंदाज में मुड़े हुए थे और चेहरे के तासुरात से साफ ज़ाहिर था कि वो मानसिक तौर पर मुकम्मल सेहतमंद नहीं। नौकर उसे सोफ़े पर बैठाकर अदब से बोले, छोटे साहब, हम बाहर ही मौजूद हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में खामोशी छा गई। मानवी अब भी कमरे के दूसरे कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। नौजवान कभी छत की तरफ देखता, कभी दीवार को, कभी अपने हाथों की उंगलियां गिनने लगता। अचानक उसकी नज़र मानवी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट आई। उसने बच्चे की तरह हाथ हिलाकर इशारा किया, इधर आओ। मानवी पहले तो घबरा गई। उसके कदम जैसे ही ज़मीन से चिपक गए, मगर अगले ही लम्हे उसे राघव की बात याद आई कि इस नौजवान से नरमी से पेश आना। उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके सामने जाकर बैठ गई। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर नौजवान ने गर्दन ज़रा करीब करके धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पता है तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मानवी चौंक गई। उसने हैरत से उसकी तरफ देखा। नौजवान ने मासूमियत से मुस्कुराकर फ़ौरन कहा, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि मानवी के दिल का खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। उसने नरमी से पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम? नौजवान ने फ़ौरन अपनी उंगली होंठों पर रखी और सरगोशी के अंदाज में बोला, ये राज है। फिर इर्द गिर्द देखा जैसे कोई सुन रहा हो और आहिस्ता से हंस पड़ा। राघव भैया ने बताया था। उन्होंने कहा, तुम मेरी भाभी हो लेकिन किसी को बताना नहीं।
अगर मैं राज रखूँगा ना तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। उसकी आंखों में एक बच्चे जैसी चमक थी। मानवी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। शायद कई दिनों बाद उसके चेहरे पर पहली बार हकीकी मुस्कुराहट आई थी। तो तुमने अभी मुझे राज क्यों बताया? नौजवान ने फ़ौरन दोनों हाथों से अपना मुंह ढांक लिया। ओह, मैं भूल गया। फिर मासूमियत से बोला, लेकिन तुम तो भाभी हो, भाभी को राज बता सकते हैं ना? वो किसी को नहीं बताती। मानवी की आंखें नम हो गईं। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नौजवान खुशी से तालियां बजाने लगा। सच्ची? फिर राघव भैया मुझे डांटेंगे भी नहीं। उसी लम्हे एक नौकर खाने की ट्रे रखकर चला गया। नौजवान ने प्लेट की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरह मुंह बना लिया। मुझे खुद से खाना अच्छा नहीं लगता। मानवी ने नरमी से प्लेट अपनी तरफ खींची। अगर मैं खिलाऊं तो खाओगे? नौजवान ने फ़ौरन ज़ोर से सर हिलाया। हाँ, जैसे माँ खिलाती थी, मगर वो अब नहीं खिलाती। वो उदास हुआ था। मानवी ने रोटी का छोटा सा निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, मैं हूँ ना, मैं खिलाऊंगी। उसने फर्माबरदार बच्चे की तरह मुंह खोल दिया। हर निवाले के बाद वो मुस्कुराकर कभी उसका चेहरा देखता, कभी मुस्कुरा देता। खाना ख़त्म हुआ तो उसने पानी का गिलास अपने हाथ से उसे पिलाया। नौजवान ने पानी पीने के बाद मुस्कुराकर कहा, भाभी तुम अच्छी हो, सब मुझसे डरते हैं, तुम नहीं डरती। ये सुनते ही मानवी के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने आहिस्ता से उसके बिखरे हुए बाल संवारे और धीमी आवाज़ में बोली, तुमसे डरने की नहीं, तुम्हारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। नौजवान ने बेफिक्री से अपना सर सोफे पर टिका दिया और बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, फिर आज मैं अकेला नहीं हूँ। मानवी ने खामोशी से आंखें बंद कर लीं। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि बाज़ लोग मानसिक बीमारियों की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया की बेरहमी की वजह से ज़्यादा तन्हा हो जाते हैं, और कभी कभी सिर्फ नरमी से बोला गया एक लफ्ज़ भी उनके लिए पूरी दुनिया की मोहब्बत बन जाता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ़्ता गुजर चुका था। इस एक हफ़्ते में मानवी की ज़िंदगी जैसे एक ही जगह ठहर गई थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे तक महदूद रही थी। ना राघव उसके पास आया, ना उसने उससे कोई बात की। सिर्फ एक दिन वो मानसिक रोगी नौजवान चंद घंटों के लिए उसके पास आया था। उसने पहले की तरह मासूमियत से उसके साथ वक्त गुजारा। फिर शाम ढलते ही नौकर उसे वापस मानसिक अस्पताल ले गए थे। बाकी दिन खामोशी, इंतज़ार और उलझन में गुजरे। उसे किसी चीज़ की कमी ना थी, मगर दिल में सवालों का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। वो इसी खामोशी में खिड़की के पास बैठी थी कि अचानक बाहर से भागते कदमों, बुलंद आवाज़ों और हलचल की आवाज़ें उसे आने लगीं। उसने चौंक कर दरवाज़ा खोला और जल्दी से बाहर निकल आई। पूरा घर यकसर बदला हुआ था। मुतअद्दिद पुलिस अहलकारी मुख्तलिफ़ समतों में कार्रवाई कर रहे थे। चंद अफराद को हिरासत में लिया जा रहा था, जबकि घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तलाशी जारी थी। मानवी की नज़रें बेइख्तियार सामने जाकर ठहर गईं। राघव पुलिस की वर्दी में खड़ा था। उसके कांधों पर रैंक चमक रहे थे और चेहरे पर वही संजीदगी थी, मगर आज पहली बार वो किसी गुप्त किरदार में नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान के साथ खड़ा था। उसके सामने निर्मला देवी व्हीलचेयर पर बैठी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा, हैरत और नाकाबिले यकीन सदमा एक साथ नुमाया था। उन्होंने कपकपाती आवाज़ में कहा, तो ये सब तुम थे? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दी, और तुमने मेरे साथ क्या किया? राघव ने साबित कदमी से जवाब दिया, ये ज़ाती धोखा नहीं, कानून की कार्रवाई है। निर्मला देवी की आवाज़ बुलंद हो गई। कार्रवाई? तुमने बरसों मेरा एतमाद जीता, मेरे घर में रहे, मेरे राज जाने, और आज मुझे मुजरिम बनाकर खड़े हो? राघव ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, मैंने सिर्फ वो सच सामने रखा है जो बरसों से छुपाया जा रहा था। तुम्हारे नेटवर्क ने बेशुमार परिवारों को नुकसान पहुंचाया, गैर कानूनी सरगर्मियों से लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर हुई, और तुम कानून से बचती रही। अब वो सब सबूत अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। निर्मला देवी ने गुस्से से व्हीलचेयर के हत्थे को पकड़ लिया। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? राघव ने जवाब दिया, जीत या हार मेरी नहीं, कानून की होगी। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी आगे बढ़ा और बोला, सर, तमाम दस्तावेज़ात, रिकॉर्ड और बरामदशुदा ममनुआ सामान कब्ज़े में ले लिया गया है। घर से गैर कानूनी हथियार और नशे का सामान भी बरामद हुआ है। तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। राघव ने मुख्तसर सा सर हिलाया। मानवी चंद कदम दूर खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। गुज़िश्ता कई दिनों से सुने हुए हर लफ्ज़ की हकीकत आज उसके सामने ज़िंदा हो गई थी। पुलिस अधिकारी निर्मला देवी की व्हीलचेयर को आहिस्ता आहिस्ता बाहर ले जाने लगे। वो एकदम पलटी और राघव को घूर कर बोली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
याद रखना, अगर मुझे मौका मिला तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। राघव ने उनकी आंखों में देखते हुए निहायत संजीदगी से कहा, धमकियाँ इंसाफ का रास्ता नहीं बदल सकती, अब फैसला अदालत करेगी। निर्मला देवी लगातार गुस्से में कुछ ना कुछ कहती जा रही थी, मगर पुलिस उन्हें बाहर ले गई थी। चंद ही लम्हों में घर में मौजूद बाकी अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। हाल जो एक हफ्ते से खामोश राजों का गवाह था, आज कानून की मौजूदगी में उन राजों से खाली हो रहा था। मानवी खामोश खड़ी राघव को देखती रही। आज पहली बार उसने उसे किसी और की कहानी का किरदार नहीं, बल्कि अपने फ़र्ज़ पर कायम एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से देखा था। बाज़ औक़ात सच सामने आने में वक्त ज़रूर लगता है, मगर जब आता है तो बहुत से चेहरों से नकाब भी साथ ले जाता है। वो एक खामोश नज़र उस पर डालकर चला गया था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात अपनी स्याह चादर पूरे घर पर फैला चुकी थी। वसीओ अरीज़ बंगले में अब सिर्फ 2 नौकर रह गए थे, बाकी सब जा चुके थे। मानवी अपने कमरे में एक कोने में घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। पूरा दिन जैसे एक डरावनी ख्वाब की तरह गुजरा था। सुबह तक ये घर राजों से भरा हुआ था और शाम होते होते सब कुछ बदल गया था। पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारियों, शोर, सवाल और फिर अचानक मुकम्मल खामोशी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। राघव सुबह से गया हुआ था, ना उसका कोई पैगाम आया था और ना ही किसी ने बताया था कि वो कब वापस आएगा। वो बार बार दरवाज़े की तरफ देखती और हर बार मायूस हो जाती। चंद लम्हे बाद अचानक कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मानवी खौफ के मारे घबरा कर एक चीख के साथ खड़ी हो गई, मगर अगले ही लम्हे सामने राघव को देखते ही उसकी आंखों में ठहरे आंसू बह गए। वो एक लम्हा भी रुके बगैर दौड़ती हुई उसके करीब आई और उसके गले लग गई। आप आ गए। उसकी आवाज़ रोते रोते टूट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। आपको अंदाज़ा भी है मैं किस हाल में थी। मुझे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपने कहा था आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मगर आप पूरा दिन नहीं आए। मैं खौफ से पागल हो रही थी। अगर आप इन सबको गिरफ़्तार करवाने वाले थे तो मुझे पहले बता देते। मुझे हर लम्हा यही डर लगा रहता था कि शायद आप वापस ही नहीं आएंगे। उसकी हिचकियाँ तेज़ होती जा रही थीं। राघव ने खामोशी से उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब रखते हुए नरमी से कहा, बस अब और मत रो। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी पत्नी को तन्हा छोड़ दूँ? मानवी ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। राघव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ़ कर दो। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने में तवक्को से ज़्यादा वक्त लग गया। हर चीज़ खुद देखना ज़रूरी था ताकि बरसों की मेहनत ज़ाया ना हो, इसीलिए देर हो गई। लेकिन मैं वापस आने का वादा करके गया था और अपना वादा निभाने आया हूँ। उसने आहिस्ता से मानवी के आंसू साफ़ किए। अब यहाँ हमारा कोई काम बाकी नहीं, तो मेरे साथ मेरे घर चलोगी। माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। मानवी खामोशी से उसे देखती रही। राघव ने नरम लहजे में और कहा, और एक बात, दानियाल के साथ तुमने जिस सब्र, मोहब्बत और शफ़क़त से वक्त गुजारा, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुज़ार रहूँगा। तुमने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि एक बेबस इंसान को इज़्ज़त और अपनायत भी दी। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मानवी ने हल्के सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। शुक्र तो मुझे अदा करना चाहिए। आपने मेरी ज़िंदगी उस रास्ते पर जाने से बचा ली जहाँ शायद मेरे लिए सिर्फ अंधेरा था। आपको पाकर मैं खुद को वाकई खुशनसीब समझती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में ऐसा इंसान आएगा जो अपने फ़र्ज़ के लिए इतनी कुर्बानी दे सकता है और फिर भी दूसरों की हिफाजत को अपनी पहली ज़िम्मेदारी समझे। राघव की आंखों में पहली बार बेतकल्लुफ़ मोहब्बत झलक रही थी। उसने मानवी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे से कहा, ज़िंदगी में बहुत सी गलतफ़हमियाँ आईं, बहुत से राज भी थे, लेकिन अब हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहेगा। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारे हर खौफ में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, हर मुश्किल में तुम्हारा सहारा बनूँगा और जहाँ तक मेरी ताकत होगी तुम्हारी आंखों में आज जैसे आंसू दोबारा नहीं आने दूँगा। मानवी ने खामोशी से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट नुमायाँ हुई थी, जैसे एक तवील और कठिन सफ़र के बाद आखिरकार उसे अपना घर, अपना एतमाद और अपना हम सफ़र मिल गया हो। राघव ने उसे अपने हिसार में समेट लिया था और दोनों खामोशी से आने वाली ज़िंदगी की तरफ देखने लगे थे, जहाँ माजी के ज़ख्म तो थे, मगर उन ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए अब वो एक दूसरे का साथ भी रखते थे।